Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss AITS Mint Test 6th which was held on 6th October 2024. फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन डिस्कस करूंगा मैं और फिजिकल केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 से। आप बोर्ड पे फोकस करिए। क्वेश्चन नंबर 51 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, पोजीशन ऑफ सम मेटल्स इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज गिवन एज। ये जो दिया हुआ है बच्चे हमारे पास, ये है रिएक्टिविटी का सीरीज एक तरह से। मैग्नीशियम मोस्ट एक्टिव एंड सिल्वर इज लीस्ट एक्टिव रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज। शायद आपको आता भी हो, पहले से याद हो ये सारी बातें। अब कह रहा है व्हाट विल हैपन इफ अ कॉपर स्पून इज यूज्ड टू स्टर अ सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट। अगर हम एल्यूमिनियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन को स्टर करते हैं तो क्या होगा। आपको पता है भाई कि अगर हमें इस रिएक्शन को सोचना है तो बस ये सोचना है कि कॉपर सॉलिड क्या एल्यूमिनियम नाइट्रेट मतलब Al3 पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा, यस और नो। मतलब क्या एल्यूमिनियम कॉपर को ऑक्सीडाइज कर पाएगा, क्या कॉपर ऑक्सीडाइज होगा, एल्यूमिनियम रिड्यूस हो पाएगा। तो आपको पता है कि एक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम ऊपर है, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर रिड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी रखता है और उसका ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा। मतलब ये रिएक्शन तो नहीं होने जा रहा है, बिग नो। तो आंसर होगा नो केमिकल चेंज विल टेक प्लेस। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबली आपने सही किया हो। जब ऐसा क्वेश्चन होता कि भाई कॉपर के स्पून की जगह पे हमारे पास सिल्वर का स्पून होता और कॉपर के स्पून की जगह पे हमारे पास एल्यूमिनियम का स्पून होता और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता, तो हाँ ये रिएक्ट कर जाता, तब कॉपर रिड्यूस हो जाता। तो ये अभी रिड्यूस नहीं हो पाएगा एल्यूमिनियम कॉपर से। तो आंसर किया जाए इसका हम लोग फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद है 52 द मेटल दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड बाय एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम किसको रिड्यूस नहीं कर सकता, मतलब ऑब्वियसली जो एक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम से ऊपर हो, तो लिथियम पोटेशियम तो बहुत ऊपर होते हैं। तो ये तो सिंपल एक्टिविटी सीरीज का आंसर के कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 52 के बाद क्वेश्चन नंबर 55 बच्चे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जीरो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकॉज हमने SHE का रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड SRP और SOP जीरो मान लिया होता है और बाकी सबका उसी से डिफाइन किया है। मतलब एक्चुअल में जीरो होता है, क्या होता है किसको पता, लेकिन आज हम कॉपर का हमको पता है भाई प्लस 0.34, इसलिए पता है क्योंकि हाइड्रोजन को हम लोगों ने कितना मान लिया बच्चे, जीरो। तो इट इज एज्यूम्ड टू बी जीरो। एक्चुअली जो होता हो हमने मान लिया इसका जीरो, तो बाकी सबका हमने इससे डिफाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 57 देखें आप। 57 है स्टेटमेंट 1, KCl, NaCl, अमोनियम क्लोराइड एक्सेट्रा कैन नॉट बी यूज्ड इन द सॉल्ट ब्रिज ऑफ अ सेल कंटेनिंग सिल्वर आयन। क्वाइट ऑब्वियस है, अगर सिल्वर आयन है तो वो तो क्लोराइड के साथ AgCl का प्रेसिपिटेट दे देगा। जो हम सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं वो स्ट्रांग होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। तो क्या KCl सिल्वर आयन के लिए इनर्ट है? तो इसमें भी आंसर आता है नहीं। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि अ सॉल्ट ब्रिज कंटेन्स concentrated solution of inert electrolyte like KCl, KNO3, K2SO4 etc. in अगर। तो ये बात तो सही लग रहा है। तो हमें समझ में आता है कि सेकंड स्टेटमेंट तो राइट है और दूसरा कैन नॉट बी यूज्ड इन द सॉल्ट ब्रिज, ये भी हमारा राइट है। नहीं यूज कर सकते क्योंकि प्रेसिपिटेट देगा, लेकिन ये दो अलग अलग बातें हैं। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर हम लोग सेकंड कर देते हैं। तो 57 डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता है कि सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है उनका नेचर क्या है। तो सिंपल क्वेश्चन कह सकते हैं इसको हम लोग। 57 के बाद क्वेश्चन नंबर 58 देखें आप। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ 3 कैटायंस ऑफ मेटल्स X, Y and Z आर लाइक दिस। द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। आपको पता है कि रिड्यूसिंग पावर उसका ज्यादा होगा जो खुद ऑक्सीडाइज होगा। खुद ऑक्सीडाइज होगा मतलब उसका SRP सबसे कम होगा। तो सबसे SRP कम किसका है बच्चे? SRP सबसे कम Y का हमें दिख रहा है
उसके बाद कहीं है z का, उसके बाद कहीं है x का, तो ये ऑर्डर हमें दिख जाता है, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। y सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उसके बाद z, उसके बाद x, तो आंसर फर्स्ट किया जाए। ये भी सिंपल है, एकदम डेफिनेशन बेस्ड, आपको मुझे लगता है ये हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, फॉर द सेल Ni2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव Cu, E नॉट वैल्यू इज गिवन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी E सेल विल इंक्रीज। नॉन इक्वेशन लिखना होगा। नॉन इक्वेशन अगर आप लिखें तो इसके लिए नॉन इक्वेशन होगा बच्चे, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.06 बाई अप्रॉक्स वैल्यू 6 यूज करते हैं 591 की जगह पे। n की वैल्यू 2 है बच्चे, लॉग ऊपर की तरफ Ni2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, नीचे की तरफ Cu2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। अब आप हमसे चाहते हैं कि ये हमको बढ़ाना है, तो ये बढ़ाना है मतलब इसको कम करना होगा या ये बढ़ाना होगा। तो कह रहा ऑन डिक्रीजिंग Ni2 पॉजिटिव, सही जवाब। ऑन डिक्रीजिंग Cu2 पॉजिटिव कोई मतलब नहीं, और सॉलिड के चेंज करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है बस एक्वस से, गैस से, ऐसी चीजों से। प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का एक्टिव मास इज टेकन एज 1, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता था, तो आंसर विल बी फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें 62 के बाद क्वेश्चन नंबर 63। Using same quantity of charge, which among sodium, magnesium and aluminum is deposited more by mass during electrolysis of their molten salts? आपको पता है बच्चे कि जिसका इक्विवेलेंट मास ज्यादा वो ज्यादा डिपॉजिट होगा। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, और मास जब हम निकालते हैं तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड आता है जो E/F होता है। तो जिसका इक्विवेलेंट मास ज्यादा वो हो जाएगा। इक्विवेलेंट मास सोडियम का 23/1 होगा, मैग्नीशियम का 24/2 होगा, और एल्यूमिनियम का 27/3 से 1 फैराडे चार्ज इज पास, तो उसका 9 ग्राम डिपॉजिट होता, इसका 12 ग्राम डिपॉजिट होता, और इसका 23 ग्राम। आपको समझ में आ रहा है कि सोडियम सबसे ज्यादा डिपॉजिट होगा क्योंकि इसका इक्विवेलेंट मास सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 66, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल Fe2O3 टू Fe। देखिए Fe2O3 को रिड्यूस करना है बच्चे हमको Fe में, तो आपको पता है 2Fe होगा भाई, इधर Fe है तो Fe+3 में है, और 1 मोल को करना है 1 Fe पे +3, तो 2 पे हमारा 6 पॉजिटिव, और ये 0 में जा रहा है तो पक्का इसको 6 फैराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, तो आंसर विल बी फोर्थ। फॉर 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड, ये हमारा स्टेटमेंट है अगर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की हम बात करते हैं तो आंसर विल बी 6 फैराडे ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप 66 के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है। 67 है बच्चे, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड AgNO3 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स द एनोड रिएक्शन विल बी। अगर हम AgNO3 का इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो आपको पता है कि भाई एक Ag पॉजिटिव होगा, एक नाइट्रेट होगा और एक वाटर होगा। तो Ag पॉजिटिव तो कैथोड पे चला जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, और वाटर इसमें ऑक्सीडाइज होके O2 देगा। O2 जब देगा तो H पॉजिटिव देगा और इलेक्ट्रॉन देगा, बैलेंस कर लेंगे हम। H2O है, 2H पॉजिटिव, हाफ O2, 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कोई रिएक्शन देखेंगे डबल करके लिखा हुआ है, तो थर्ड आंसर इसी का डबल 2H2O प्लस O2 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जब AgNO3 के इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो सिल्वर मिलेगा कैथोड पे और ऑक्सीजन मिलेगा एनोड पे। NCERT बेस्ड क्वेश्चन है ये भी, होप आपका सही हुआ हो। 67 69 देखें आप, कह रहा है a current of 9.65 ampere is flowing for 10 minutes, deposit 3 gram of a metal, the equivalent weight of the metal is। आपको पता है बच्चे, इसके लिए फॉर्मूला आप लगाते हैं कि m जो होगा मास वो बराबर होगा E/F मल्टीप्लाइड बाई I इंटू T। तो चलिए मास की जगह पे 3 ग्राम रख दिया हमने, इक्विवेलेंट मास वी हैव टू फाइंड आउट। F की जगह पे 96500 और I की जगह पे आप कह रहे हैं 9.65 एम्पियर और टाइम रख दिया 10 मिनट्स। तो हमें समझ में आता है कि 9.65 अगर मल्टीप्लाई कर दें 96.5 हो जाएगा, तो ये 100 हमारा कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, ये 9.65 इंटू 10 और मिनट था एक और 60 आएगा हमारा,
तो समझ में आता है ये 96.5 से अगर 96.5 कर दें तो ये 100 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ई आ जाएगा हमारा 30 बाई हमारा 6, 300 बाई 6 और ये हमारा 50 आ जाएगा। तो आंसर विल बी थर्ड। तो एक बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन, 69 का आंसर हमारे पास 50 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 69 के बाद क्वेश्चन नंबर 70। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ LiCl, NaCl, KCl। LiCl, NaCl, KCl का पूछ रहा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस। आपको पता है कि कंडक्टेंस के लिए सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सारे इंटरेक्शन पुअर होने चाहिए। सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्यूट, ऑल शुड बी पुअर। और वो सब कुछ पुअर किस में है भाई? जिसमें लैटिस एनर्जी कम हो, आसानी से डिसोसिएट हो जाए, सॉल्वेट कम हो, वो हमारा KCl है। तो KCl का कंडक्शन सबसे ज्यादा, NaCl, LiCl। आप आयनिक मोबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। आयनिक मोबिलिटी आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा कि आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा किसका है? K पॉजिटिव, फिर Na पॉजिटिव, फिर Li पॉजिटिव। क्यों भाई? क्योंकि K पॉजिटिव एक्वस फेज में सबसे छोटा आयन बन जाता है। जितना छोटा आयन मोबिलिटी उतनी बेहतर। तो ये आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 70 के बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 76। कह रहे डिस्टेंस बिटवीन two electrodes of a cell is 2.5 centimeter and area of each electrode is 5 centimeter square. The cell constant is। ध्यान से देखिए, यूनिट सेंटीमीटर है, इधर भी सेंटीमीटर है, तो हमें पता है कि G स्टार इज सेल कांस्टेंट एट इट विल बी L बाई A। तो G स्टार हमारा आ गया, L की वैल्यू 2.5 और A की वैल्यू 5, ये पर सेंटीमीटर में आ गया। मतलब समझ में आया 0.5 पर सेंटीमीटर। अब 0.5 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, और है भी तो पर मीटर में लिखा है, तो पक्का ये तो नहीं होगा, तो मीटर में चेंज करके देख लेते हैं। तो G स्टार विल बी 0.5 इंटू 100 पर मीटर, और हाँ ये 50 पर मीटर आ रहा है। तो आंसर विल बी फोर्थ, 76 का फोर्थ हो जाएगा। 76 के बाद आप 77 देखें। कह रहे कि वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन विद टेम्परेचर इज दैट। टेम्परेचर के साथ मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, चाहे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो। टेम्परेचर बढ़ने से आयोनाइज होना बढ़ता है, सॉल्वेशन कम होता है, साइज छोटा हो जाएगा। साइज छोटा होगा तो मोबिलिटी बेहतर होगी, मोबिलिटी बेहतर होगी तो कंडक्शन बेहतर होगा। तो हमें समझ में आता है इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑलवेज। डेफिनेशन है, ये भी मुझे लगता है एकदम थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। कह रहा है इफ मरकरी इज यूज्ड एज कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। ये भी बड़ा वेल नोन है, नीट का पहले से पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर हम मरकरी यूज करते हैं तो सोडियम मिलता है इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का ओवर पोटेंशियल मरकरी इलेक्ट्रोड के लिए ज्यादा होता है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से। तो आंसर इसका क्या करेंगे हम भाई? Na पॉजिटिव। 83 सही किया होगा आपने, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 83 के बाद 84 देखिए आप। फॉर अ हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन A2B2 AB3 डेल्टा H रिएक्शन इज गिवन और एंट्रोपीज दिया हुआ है। तो पहले हम लोग डेल्टा एस निकाल लेते हैं। डेल्टा एस होता है बच्चे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट इज AB3 दैट इज 50 माइनस हाफ ऑफ A2। हाफ ऑफ A2 की वैल्यू है 60 प्लस 3/2 ऑफ B2 40। सॉल्व कर लेते हैं तो ये 50 हुआ और ये 30 हुआ और ये 2 से 20 हुआ 60। तो 60 और 30 90 इधर से घटाया तो -40 आ गया और यूनिट है इसका जूल पर केल्विन पर मोल। आप कह रहे हैं कि आप इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर बताइए, तो TE क्योंकि हमें पता है डेल्टा G होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S और डेल्टा G तो 0 रख देना है। तो TE डेल्टा H बाई डेल्टा S होगा। डेल्टा H दिया है, डेल्टा H इज गिवन एज 20। डेल्टा H इज गिवन एज 20, तो 20,000 क्योंकि किलो जूल है डिवाइड बाय कितना बच्चे 40, और ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो 0 इज 0 और 4 से अगर 2000 तो ये 500 केल्विन हमारा आंसर आ जाता है। तो आंसर करते हैं हम लोग सेकंड।
हाँ, इसमें कैलकुलेशन था, पहले आपको डेल्टा एस निकालना था और जैसे डेल्टा एस आता है हम डेल्टा एस इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय डेल्टा एस कर दिया। टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच करना है क्योंकि इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर पूछ रहा है और जब इक्विलिब्रियम है तो आपको बोला जा रहा है कि डेल्टा जी 0 है। सिंपल है, वेल नोन क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर निकालने के लिए। तो आप 84 किए होंगे, सही। 84 के बाद क्वेश्चन नंबर 85 देखें आप। 85 है द रिएक्शन ए गोज टू पी फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। चलिए भाई ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स 0.8 से 0.6 मोल बी बना है, सही बात। 0.8 से अगर 0.6 मोल बी बना है तो ए अगर बी में गया है बच्चे, ये 0.8 मोल था, ये 0 होगा। ये 0.8 में से अगर 0.2 हुआ होगा तो ये 0.2 बनेगा, ये 0.6 हुआ होगा तो ये 0.6 हुआ है, मतलब 0.8 से 0.2 पे ड्रॉप हुआ है ये, मतलब आधा का आधा, मतलब 2t½ की वैल्यू आपने मुझे दे दी है कितनी, 1 आवर। 1 आवर बोले तो बच्चे 30 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 2, पर्पसली ऐसे लिखा, मतलब t½ आपने बता दिया 30 मिनट्स। रिपीट किया मैंने, आपने कहा 0.8 से 0.6 मोल बी बना है, मतलब ए कितना बचा है 0.2, 0.8 से 0.2 होना मतलब 2 बार आधा होना, तो 2 बार आधा हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि वही ए अगर बी में जाए और 1 से बी 0.875 बने, तो 1 से 0.875 घटना मतलब 0.225 बचना, 0.125 बचना, ये वैल्यू 0.125 मतलब 1 के आधे का आधा का आधा, 1 का आधा 0.5, 0.5 से 0.25 और 0.25 से हमारा 0.125 मतलब 3 टाइम्स आधा। तो इसमें मुझे 3t½ बताना था, t½ चूंकि 30 मिनट्स है तो समझ में आता है 1.5 आवर। तो सिंपल, बिना पेन उठाए भी आप ये कर सकते थे डेटा देख के। तो फर्स्ट ऑर्डर में सेम परसेंटेज डिके का टाइम सेम रहता है, वट एवर द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो सिंपल क्वेश्चन था 85, होप आपने एकदम सही किया हो। ये क्वेश्चन नंबर 85 के बाद है 94 बच्चे। स्टेटमेंट 1, इन द डैनियल सेल इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव Zn2 पॉजिटिव आयंस आर डबल्ड, ईएमएफ ऑफ द सेल डज नॉट चेंज। वेरी राइट, क्योंकि ऊपर और नीचे बराबर फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिएक्शन कोसेंट नहीं बदलने जा रहा, और रिएक्शन कोसेंट नहीं बदलने जा रहा तो इन सेल कैसे बदलेगा। तो सही स्टेटमेंट है। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन कॉन्टेक्ट विद मेटल इज डबल्ड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी डबल। कह रहा है कि अगर हम मेटल में कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दें, डबल करने का मतलब वो तो लॉ के साथ लगा है बच्चे, चाहे ERP लिखो चाहे EOP लिखो, ERP बराबर होगा E0RP माइनस 0.06 बाई n, अगर कॉपर का केस लें तो 2 होगा लॉग, और यहां हमारे पास Mn पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन होगी। क्या ये डबल करने से डबल होगा, लॉग लगा हुआ भाई, log 2 का फर्क पड़ेगा, log 2 भी इसमें मल्टीप्लाई होगा, मतलब इस वैल्यू का फर्क पड़ेगा इनटू दैट 0.3 वाली वैल्यू। तो ये स्टेटमेंट तो पक्का गलत है। तो फर्स्ट इज राइट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, आंसर विल बी थर्ड, पहला सही दूसरा गलत। कह रहा है कि डबल करने से नहीं चेंज होगा, समझ में आता है, सही बात है, लेकिन दूसरा तो गलत है। अच्छा क्वेश्चन था 94 जैसे क्वेश्चंस आपको परेशान करते हैं ध्यान से करना चाहिए। 95 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कौन डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। चलिए पहला, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, सही बात है, गैल्वेनिक में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, और अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। फिर कह रहे केमिकल रिएक्शंस अकरिंग एट इलेक्ट्रोड, हाँ ये सही है कि भाई चाहे गैल्वेनिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, ऑक्सीडेशन एट एनोड रिडक्शन एट कैथोड ये पहचान है सेल की, तो ये तो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है। तो आंसर इसका हम लोगों को क्या करना चाहिए, सेकंड ओनली। बाकी देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचर ऑफ एनोड, अरे कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, ये तो बदलेगा। एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल, कब भाई एनोड कब पॉजिटिव टर्मिनल है, जब वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और एनोड कब नेगेटिव टर्मिनल है, जब गैल्वेनिक सेल है, ये तो बदल जाता है। ईएमएफ मेजरमेंट में भी हम लोग अलग अलग तरीका अपनाएंगे गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, लेकिन ये तो डिफरेंशिएट
कर देता है कि भाई दोनों जगह पे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 95 के बाद 96, a current of 3.7 ampere is passed for 6 hours between nickel electrodes in 0.5 liter 2 molar solution nickel nitrate। क्या परेशान कर रहा है भाई, निकल का इलेक्ट्रोड है, निकल 2 पॉजिटिव, तो जितना निकल 2 पॉजिटिव डिस्चार्ज होगा, पॉजिटिव जाके डिपॉजिट होगा, उतना निकल तो वापस सॉल्यूशन में आ जाएगा। मतलब अगर सेम इलेक्ट्रोड रख दिया आपने तो इलेक्ट्रोड तो पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब मोलारिटी जो पहले थी बच्चे 2 मोलर एज इट इज मेंटेन्ड रहेगी। अगर ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता तब तो सॉल्व करते कुछ, तो इसमें हमें सॉल्व भी नहीं करना था, आंसर इज 2 मोलर। तो सिंपल क्वेश्चन है ये भी, और चूंकि पुराना क्वेश्चन है आपको आता भी होगा। 97 देखिए आप, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड NaOH NaCl आर गिवन। ठीक है भाई, तो पहले तो हमको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालना होगा NH4OH का। आप देखिए ध्यान से, हम ये लिख सकते हैं क्या कि अमोनियम क्लोराइड लैम्डा E ऑफ अमोनियम क्लोराइड माइनस लैम्डा E ऑफ NaCl अगर हम करें तो डिफरेंस आएगा अमोनियम और सोडियम का, और दूसरे साइड लैम्डा E ऑफ NH4OH माइनस लैम्डा E ऑफ NaOH किया जा सकता है, और वैल्यू रख देते हैं। चलिए, लैम्डा E अमोनियम क्लोराइड का दिया हुआ है 129.8 भाई, लैम्डा E NaCl का भी दिया हुआ है 108.9 एंड दैट इज इक्वल टू, ये तो हमको पता करना है, और ये सारी बातें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हो रही हैं। कोलरॉक्स लॉ लगाया है हम लोगों ने, कोलरॉक्स लॉ हमेशा और हमेशा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लगाते हैं हम लोग, एंड दैट इज गिवन एज NaOH। NaOH का कितना दिया है भाई, NaOH का दूसरा 108.9 217.4। तो ये डिफरेंस हमारा निकाल अगर ले हम तो उधर भी डिफरेंस सेम होगा, तो 129 और 108 मतलब समझ में आ रहा है कि डिफरेंस 21 के आसपास है, तो 21 इधर जोड़ देते हैं, तो 21 जोड़ने से ये 238 239 समझ में आ रहा है। लैम्डा E अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अगर आप सॉल्व करें तो 239 के अप्रॉक्स आ जाता है। तो ये अगर लैम्डा E नॉट है तो अल्फा आपको पता है कि लैम्डा बाई लैम्डा नॉट होगा, और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज आ जाएगा। तो लैम्डा E 9.532 है, 9.532 डिवाइडेड बाई 239 इनटू 100 कर दें तो हमें समझ में आता है कि 2.3 का 4 टाइम्स ही तो होता है, 96 2.4 का होता है, तो 4% के आसपास समझ में आता है। तो थर्ड आंसर आ जाएगा परसेंटेज में इनटू 100 अगर आप करते हैं तो। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होगा बच्चे, परसेंटेज डिसोसिएशन विल बी अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 100%, तो आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 98 है हमारा, द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज 250 ओम व्हेन मेजर्ड इन अ सेल ऑफ सेल कांस्टेंट 250 पर मीटर। पर मीटर है, यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे, इसमें ध्यान रखना चाहिए। मतलब इसने मुझे दे दिया रेजिस्टेंस, इसने मुझे दे दिया सेल कांस्टेंट, तो हमें K का रास्ता मिल गया, K इज इक्वल टू G स्टार बाई R बच्चे। G स्टार इज सेल कांस्टेंट, G स्टार इज गिवन एज 125 डिवाइड बाई 250। समझ में आता है कि ये साइमन पर मीटर में आ गया, और अगर K साइमन पर मीटर में आता है तो लैम्डा m K बाई कॉन्सेंट्रेशन नीचे 1000 होता है। तो K की वैल्यू कितनी रख दें हम लोग, 125 बाई 250। कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है बच्चे, 1 मोलर, और इनटू 1000 कर देना है हमने नीचे, तो आंसर हमको मिल जाएगा 250 से कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 ऊपर जाएगा तो 0.5 मतलब 5 इंटू 10 का पावर -4 आंसर आ जाएगा हमारा। हाँ ध्यान रखें मीटर में है तो इसलिए हमने ये किया। होप आपका ये पेपर बहुत अच्छा हुआ हो। बहुत सिंपल पेपर था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस ज़्यादा थे, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी ओवरऑल पेपर में कैलकुलेशन कम ही था, एज पर नीट सिलेबस था। तो ये था आपका फिजिकल केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।